सर्दी का समय है और ऐसे में ब्लैंकेट में बैठना सबको पसंद होता है, लेकिन घर के काम पीछा ही नहीं छोड़ते। आज के वीडियो में आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपके रोज़ाना के कामों को स्मार्ट तरीके से करने में बहुत हेल्प करेंगे। साथ ही साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। और वीडियो कहीं पर भी पसंद आता है ना तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत रखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुझे ना अरोमा कैंडल जलाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर आपको भी मेरी तरह अरोमा कैंडल जलाना पसंद है तो छोटी छोटी इस तरह की जो कैंडल होती है ना, या बड़ी वाली कैंडल भी, कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं जो आधी जल करके बंद हो जाती हैं, कुछ आधी छूट जाती हैं। कई बारी क्या होता है ना, कैंडल्स का वैक्स जो है आधा जल करके आधा ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इस तरीके से देखिए मैं क्या करती हूँ, इसको ना इस तरीके के कंटेनर में इकट्ठा करती रहती हूँ। इस तरीके से अरोमा कैंडल का वैक्स तो अरोमेटिक होता ही है, तो एरोमेटिक वाले वैक्स को मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती, इस तरीके से इकट्ठा करती रहती हूँ। और आज मैंने क्या किया, सारे वैक्स का एक कैंडल बनाने की सोची, लेकिन बिना किसी झंझट के। उसके लिए ना किसी भी माइक्रोवेव सेफ बर्तन में सारी वैक्स को डाल लेना है। मैंने तो ये कंटेनर लिया था, ये माइक्रोवेव सेफ ही था, तो इसके अंदर मैंने 1-1 मिनट करके 5 बार के लिए इसको माइक्रोवेव किया। यानी कि टोटल 5 मिनट माइक्रोवेव करना है, लेकिन 1-1 मिनट का ब्रेक दे करके। जैसे 1 मिनट किया, फिर 30 सेकंड का ब्रेक दिया, फिर थोड़ा 1 मिनट के लिए किया, फिर 30 सेकंड का ब्रेक दिया। तो 4 या 5 मिनट में मेरा सारा वैक्स ये मेल्ट हो गया। देखिए बिना किसी डबल बॉयलर के, बिना किसी चीज़ के इतना ये पूरा वैक्स मेल्ट हो गया है। तो मैंने 4 मिनट के लिए इतना किया है। अगर पूरा ही मेल्ट करना है तो इसके अंदर 5 मिनट कर सकते हैं। और उसके बाद में मैंने लगा दी एक विक, और इसके अंदर थोड़ा सा अरोमा ऑयल भी डाला था मैंने। और उसके बाद में इस तरीके से ये मेरे पास एक विस्कर था, उसको लगा दिया है। इससे ना बिल्कुल सेंटर में लग गई है मेरी विक, और कुछ ही देर में ये ठंडी हो जाएगी। हाँ, ये अरोमा ऑयल मैंने डालना भूल गई थी आपके साथ में शेयर करना, तो ये दिखा रही हूँ, ये मैंने डाल दिया था उसमें ही। तो ये मेरी बहुत ही खूबसूरत सी एरोमेटिक कैंडल बन करके तैयार होगी, जिसका कलर भी काफ़ी अच्छा आया है, बेबी पिंक कलर का है। और ये वैक्स भी पहले से ही एरोमेटिक थी, तो फ्री में मेरी ज़ीरो कॉस्ट में इतनी बड़ी कैंडल बन गई जो कई दिन तक और भी चलेगी। प्लास्टिक सभी के लिए नुकसानदायक है, ये तो हम सभी जानते हैं, और हम चाहते भी हैं कि वो घर में ना आए, लेकिन चाहे अनचाहे घर में आ ही जाते हैं प्लास्टिक बैग। अब उनको डस्टबिन में थ्रो करने की बजाय उसी में अगर हम गार्बेज स्टोर करके वो फेंकते हैं, तो एटलीस्ट हमारे जो हम मार्केट से परचेज करके लेके आते हैं गार्बेज बैग, वो खरीदारी भी बच जाती है, पैसे भी बचते हैं, और जो हमारे घर में प्लास्टिक बैग आ गए हैं उनका खर्चा भी बच जाता है। तो इस तरीके से उसको भी रीयूज किया जा सकता है। अगर आप भी मेरी तरह प्लास्टिक को कम से कम घर के अंदर लाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि ग्रोसरी लेने के लिए जब भी जाते हैं, वेजिटेबल शॉपिंग के लिए जब भी जाते हैं, या छोटी मोटी जो भी शॉपिंग के लिए, इनफैक्ट बड़ी शॉपिंग के लिए भी अगर कभी भी जाते हैं, तो अपना कैरी बैग साथ में लेकर के जाएं। और मैंने तो इस तरीके के कपड़े का थैले बना रखे हैं, आप सबके साथ में DIY भी शेयर किया है, स्टिचिंग वाली प्लेलिस्ट पर आप जाकर के चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आपका प्लास्टिक घर में आने से भी बच जाएगा, और इसको आप साल दर साल रीयूज कर सकते हैं। वॉश कीजिए और रीयूज कीजिए। अगर आपको भी मेरी तरह गार्डनिंग का शौक है तो प्लांटर स्टैंड आपके घर में ज़रूर होंगे, लेकिन प्लांटर स्टैंड होने के बावजूद अगर आपके प्लांट की हाइट ऊपर नहीं हो रही है तो उसका एक तरीका ये है कि प्लांटर स्टैंड के ऊपर अगर आप दूसरा प्लांटर स्टैंड इस तरीके से रखेंगे तो आपके जो प्लांटर की हाइट है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। और नीचे के साइड में भी आप इस तरीके से अपने सक्लेंट प्लांट को लगा सकते हैं, और उससे आपकी वाटरिंग की भी खर्चा बचेगा। अगर आप ऊपर वाले प्लांट में पानी देते हैं तो उसका एक्सेस वाटर जो होता है वो आपके जो सकुलेंट प्लांट होते हैं उसके अंदर जाएगा, और जितना ज़रूरी वाटर होता है ना सकुलेंट को चाहिए होता है उतना पानी उनको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपका डेकोरेटिव भी लगेगा। छोटी जगह के लिए ये टिप बहुत उपयोगी है, आप इसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं और देखने में भी सुंदर है। कड़ी पत्ता हमारे खाने के स्वाद बढ़ाने के साथ साथ हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद तो है ना, लेकिन इसको फ्रेश किस तरीके से रखा जाए लंबे समय तक के लिए, उसके लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है। जब भी ढेर सारा कड़ी पत्ता लेकर के आएँ उसको अच्छे से वॉश करें, और वॉश करने के बाद में उसको सूखे कपड़े से सुखा लें।
उसके बाद में आप डंडी सहित अगर स्टोर करते हैं तो वो आपका 8 से 10 दिन तक अच्छे से चल जाता है। जिस भी एयर टाइट कंटेनर में आप उसको रख रहे हैं उसके नीचे पेपर नैपकिन ज़रूर बिछाएं, जिससे कि इसका जितना भी मॉइस्चर है ना वो इसके ऊपर आ जाएगा और आपका कड़ी पत्ता जो है वो फ्रेश बना रहेगा। 1 हफ्ते से लेकर के 10 से 12 दिन तक अच्छा रहता है। मैं इसी तरीके से अपना पूरे सप्ताह के लिए चलाती हूँ। कड़ी पत्ता एक बार लेकर के आती हूँ और पूरे सप्ताह चल जाता है। इसके अलावा अगर आप कड़ी पत्ता इस तरीके से नहीं यूज करना चाहते, आप पूरे साल के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि आप कड़ी पत्ता को अच्छे से वॉश करें। उसके बाद में उसकी सारी पत्तियां अलग कर लें और उसको आप सूखे कपड़े के ऊपर अच्छे से कपड़े के ऊपर फैला करके उसको आप अच्छे से सुखा लीजिए, लेकिन छाया में सुखाने से इसकी खुशबू बरकरार रहेगी और फिर किसी भी कंटेनर में इसको स्टोर करके आप 6 महीने से साल भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच बीच में इसको आपको हवा जरूर लगानी पड़ेगी कंटेनर में से निकाल कर। इसी तरीके से आप कड़ी पत्ता को 6 महीने से लेकर के साल भर तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको भी मेरी तरह घर में फ्लावर सजाने का शौक है या उर्ली लगाने का शौक है, तो फूलों की एक बात होती है कि वो दूसरे दिन ही मुरझा जाते हैं, लेकिन अब अगर आप मेरी ये वाली टिप को फॉलो करेंगे तो आपके फ्लावर्स जो हैं वो कम से कम 3 से 4 दिन तक बिल्कुल फ्रेश बने रहेंगे। और मैं आपको प्रूफ के लिए यहाँ पर 2-3 तरह के फ्लावर्स अभी दिखा रही हूँ, आपको देख करके पता चल जाएगा। तो अगर आप चाहें वेस में लगाते हैं फ्लावर स्टिक के साथ में, और चाहें तो आप इस तरीके से उर्ली में लगाते हैं, दोनों में ही ये टिप को फॉलो कर सकते हैं। ये है देखिए पुराने फ्लावर्स, ये भी पुराने फ्लावर्स हैं और ये हैं फ्रेश फ्लावर्स। आपको देख करके ही डिफरेंस पता चल जाएगा कि इनका कलर थोड़ा सा हल्का हो चुका है, इनका कलर थोड़ा डार्क है, लेकिन ये भी बिल्कुल फ्रेश बने हुए हैं। इनका रीज़न है कि इसमें वैसे तो एक फर्टिलाइज़र आता है, फ्लावर्स का फर्टिलाइज़र आता है, तो वो आप डाल सकते हैं, एक सैशे आते हैं, लेकिन अगर वो आप यूज़ नहीं करना चाहते, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना चाहते, वैसे वो भी प्लांट वालों के फ्लावर्स वालों के पास ही मिल जाता है, आप बोलेंगे तो वो दे देते हैं। अगर आपने वो नहीं देना है तो होममेड चीज़ें बता रही हूँ वो ट्राई। ये वाले जो हैं फ्लावर्स अभी मेरे 2 से 3 दिन अभी और चल जाएंगे, तो इसमें तो मैं नहीं डाल रही हूँ। हाँ, ये जो फ्रेश फ्लावर्स का मैंने उर्ली बनाई है उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपको डालनी है थोड़ी सी शुगर, बस 4 से 5 दाने, बस इतना ही डालना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। इसमें मैं डालना भूल गई थी इसलिए आपको दिखा रही हूँ। ऊपर से डालना है, मतलब पानी के अंदर पहले डाल देंगे तब आपका काम हो जाएगा। ऊपर से डालेंगे तो इस तरीके से चीनी के दाने दिखेंगे और इसको मिक्स करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो खुद ही डिज़ोल्व होकर के खुद ही मिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने पहले तो इसके अंदर थोड़ी सी शुगर के दाने डाल दिए हैं और ये है वाइट विनेगर। वाइट विनेगर लेना है और इसको कितना लेना है वो भी बता देती हूँ। ये पानी में मिक्स होकर के ना आपके प्लांट्स को बहुत लंबा चलाता है। बस यहाँ पर आधे से भी आधा ढक्कन, बस इतना ही डालना है हमें। इससे क्या होगा, आपके जितनी भी पेटल्स हैं वो फ्रेश बनी रहेंगी कई दिन तक। तो अगली बार अगर कभी भी आप किसी भी तरह के फ्लावर्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, जब भी करें उर्ली सजाएं, इसको ज़रूर ट्राई करना, ये काम करता है। सर्दियों में नारियल का तेल तो हर घर में यूज़ होता है, लेकिन इस तरह की बॉटल में ना एक दिक्कत होती है कि ऑयल जब जम जाता है तो फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कई बारी तो हम क्या करते हैं, गर्म पानी के अंदर डाल देते हैं, कभी धूप में रख देते हैं, कभी माइक्रोवेव कर लेते हैं, उससे हमारा ऑयल पिघल जाता है, लेकिन फिर भी इसमें दिक्कत तो होती ही है ना। तो ऐसी परेशानी आए ही ना, उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, परचेज़ तो करना ही होता है, लेकिन ऐसी बॉटल की जगह अगर हम बिल्कुल राउंड माउथ वाला कंटेनर परचेज़ करेंगे, तो इसमें बड़ा कंटेनर तो ज़रूर है, इसकी छोटी डब्बी भी आती है, तो इसमें क्या होता है हमें लेने में इजी रहता है और आप स्पून की हेल्प से भी ले सकते। कई बार इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको पिघला पाएँ, तो इसको इस तरह का कंटेनर होने से ना ईजीली आप निकाल सकते हैं। और ये देखिए वेस्ट वैक्स से जो कैंडल बनाई थी ना, वो अभी तक चल रही है मेरी। अब बात करते हैं हेयर ऑयल की। तो देखिए विंटर में क्या होता है, बालों के अंदर ड्राइनेस बहुत हो जाती है, डैंड्रफ आ जाती है और बाल रूखे सूखे से हो जाते हैं। तो उसको बिल्कुल अच्छे से नरिश करने के लिए, साथ ही डैंड्रफ को हटाने के लिए मैं हर साल विंटर में एक ऑयल बना करके ज़रूर रखती हूँ। पिछले 5-6 सालों से तो बना ही रही हूँ और ये बहुत अच्छे से काम करता है। उसके लिए मैंने लिया है कोकोनट ऑयल 250 ग्राम। पूरा यही मेजरमेंट लेना है हमें,
250 ग्राम मैंने कोकोनट ऑयल लिया है और यहाँ पर लिए हैं मैंने 3 चम्मच मेथी दाना, पीला वाला मेथी का दाना है ये। और यहाँ पर ये लगभग 50 ग्राम के करीबन मैंने लिया है इसमें कड़ी पत्ता। और इसको ना क्या किया है, मैंने पहले वॉश किया अच्छे से और फिर इसको डंडी सहित ही डाल रही हूँ इसके अंदर, लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम पर। अच्छा, इसके ना 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको इसी तरीके से ऑयल में डाल करके किसी कंटेनर में डाल दीजिए और 10 से 15 दिन तक इसको धूप में रखिए डेली, और पूरे सारा दिन की धूप लगाइए। और फिर इसके अंदर इसके नेचुरल जो ऑयल है और इसकी फ्रेगरेंस है और इसकी जितने भी मतलब गुण हैं वो सारे इसके अंदर ऑयल के अंदर आ जाएंगे। और फिर उसके बाद में 15-20 दिन के बाद में आप इसको छान लीजिएगा। लेकिन अगर आपको इतना टाइम नहीं है या आप रोज़ धूप में नहीं रख सकते तो आप ये दूसरा वाला मेथड अपना सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया, मैंने ऑयल को ले लिया और इसके बाद में इसके अंदर मैंने मेथी दाना और कड़ी पत्ता डाला। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकाया है मैंने, जब तक मेथी दाना देखिए बिल्कुल जल नहीं गया। बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है, बिल्कुल सिम फ्लेम पर। तो इस तरीके से कड़ी पत्ता भी बिल्कुल जल गया है और इसका ऑयल का कलर चेंज हो गया है। आप देखिए, जब ऑयल का कलर चेंज हो गया और कड़ी पत्ता भी पूरा ब्राउन हो गया है, तब फिर मैंने क्या किया, इसको ऑयल को ठंडा करने के बाद में एक कंटेनर में निकाल दिया है। लेकिन अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ, अभी तो हीरो चीज़ें डालनी बाकी हैं। मैंने 250 ml से थोड़ा सा ज़्यादा लिया था कोकोनट ऑयल, क्योंकि थोड़ा सा ये जल भी जाता है। तो अब ये पकने के बाद में 250 ml हो गया था पूरा। उसके बाद में इसमें मैंने डाला है 200 ml के करीबन जैतून का तेल, यानी कि ऑलिव ऑयल। मैं हमेशा यही वाला ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, क्योंकि बचपन से मम्मी को भी यही वाला यूज़ करते हुए देखा, तो इसीलिए इसी पर भरोसा भी है। अगर आप इस हेयर ऑयल को ट्राई करते हैं तो आप जो मर्जी ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं ये फिगारो का यूज़ करती हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, वैसे ही बता रही हूँ आपको। इसके अलावा इसमें मैंने 200 ml तो ये डाल दिया, 250 ml कोकोनट ऑयल था और अभी 100 ml और जाएगा, जो कि स्पेशल ऑयल है और ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अभी इसमें 100 ml डाल रही हूँ मैं ये हमदर्द का बादाम रोगन शीरीन ऑयल। और मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, इसकी पैकिंग बिल्कुल भी नहीं बदली है। तो इस तरीके का होती है ये बॉटल। ये सबसे छोटी बॉटल मैंने 100 ml की ही ली है। तो इसको हम डालेंगे तो 250 ml प्लस 200 ml प्लस 100 ml, इस तरीके से इसकी क्वांटिटी रखनी है और इन सबको डाल करके अच्छे से मिक्स कर देना है। लेकिन मिलाना तभी है जब वो कोकोनट ऑयल का जो हमने कड़ी पत्ता जो पकाया था ना, वो ठंडा हो जाएगा। और इसको मिला करके आप रख लीजिए और जब भी आप बालों में लगाएं ये वाला ऑयल लगाइए, रात को लगा करके अच्छे से चम्पी करके और वॉश कर सकते हैं सुबह को। बादाम रोगन ऑयल डालने का इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि इससे बालों को तो चमक मिलती ही है, बालों को मजबूती मिलने के साथ साथ दिमाग को भी ताकत मिलती है। मम्मी तो इसको ना हमारे पूरी सर्दी में कोई भी ऑयल होता था उसमें थोड़ा सा मिक्स करके ज़रूर लगाती थी। तो ये आप ज़रूर बना करके रखिएगा, बालों के लिए बहुत अच्छा ऑयल है। अच्छा, ये टिप जो है, ये कमेंट आया था मेरे पास कि आयरन के स्टैंड आपने अपने बैल्कनी गार्डन में लगाए हुए हैं और इस पर बारिश और धूप वगैरह भी पड़ती रहती है, तो क्या ये ख़राब नहीं होते, क्या इनमें रस्ट वगैरह नहीं लगती? तो देखिए जी, रस्ट तो लगती ही है क्योंकि आयरन के हैं, लेकिन इनको मेंटेन अगर रखेंगे ना तो ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे। ये लगभग 6 से 7 साल पुराने स्टैंड हैं मेरे, जो कि अभी तक अच्छे से चल रहे हैं। इसका रीज़न क्या है कि इसको ना समय समय पर मैं पेंट करती रहती हूँ। पहले ये ब्लैक कलर के थे, फिर मैंने इसको वाइट कलर का पेंट किया था, फिर मैंने इसको ग्रीन कलर का पेंट किया। तो समय समय पर अगर आप इसको पेंट करते रहेंगे ना तो ये बिल्कुल भी रस्ट नहीं खाएंगे। और जहाँ पर भी रस्ट लगी है उसको आप सैंड पेपर से स्क्रब करने के बाद ही ऑयल करें, तो ये आपके स्टैंड सालों साल चलेंगे। मैं पिछले काफ़ी समय से समरानी जलानी बंद कर दी है और उसकी जगह मैं जलाती हूँ धुनी, जो कि धुनी मैं खुद ही बनाती हूँ। आप सबके साथ में शेयर करने को कहा था, जल्दी ही उसका वीडियो शेयर करूँगी। एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें ये भी बताऊँगी कि धुनी किस तरीके से बनाई जाती है और क्यों जलाई जाती है। और धुनी के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, सिर्फ एक ही तरह की धुनी नहीं होती। क्यों जलाना चाहिए इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जिसमें डिटेल होगी सबकी। अच्छा, एक कमेंट आया था मेरे पास कि पूजा के या खाने के ब्रास के जितने भी बर्तन हैं उनको नेचुरल तरीके से कैसे साफ़ किया जाए बिना किसी केमिकल के, जिससे कि उनकी चमक भी बरकरार बनी रहे और किसी केमिकल का यूज़ भी ना हो। तो देखिए, अभी पिछले काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ, वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये जो धुनी मैं जलाती हूँ, जो कि गाय के गोबर के उपले की होती है, तो उसकी राख जो बचती है उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको मैं एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ। बचती है उसी से मैं
मैं बर्तनों को क्लीन करती हूँ। इससे बिल्कुल नेचुरल तरीके से ये साफ़ होते हैं। अगर डेली बर्तनों को साफ़ करते रहते हैं तो वो उतने गंदे नहीं होते हैं और उनमें चमक बरकरार रहती है। लेकिन फिर भी मेरे बर्तन देखिए इस टाइम इतने गंदे नहीं हैं, और फिर भी मैं आप सबके सामने इसी से साफ़ करके दिखा रही हूँ, और इसको भी साफ़ करके दिखाऊंगी कि कितना साफ़ होता है। लाइव डेमो आज आपके साथ में ही हो जाएगी। इस तरीके से बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप अपने ब्रास के बर्तनों को क्लीन कर सकते हैं। और जितने भी हमारे ये काऊ डंग केक हैं, इनको तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं धुनी जलाने में, और उनकी जो राख बचेगी उसको आप स्टोर करके रख लीजिएगा, बिल्कुल भी फेंकें ना। ये बहुत ज़्यादा कीमती होती है, क्योंकि पौधों में अगर आप डालेंगे तो पौधों में बहुत अच्छे से इसकी फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग वाले प्लांट्स में अगर आप डालेंगे तो, और इसके अलावा पीतल के बर्तनों को भी अच्छे से चमकाने के काम में आती है। तो देखिए खाली इससे चमकाएंगे तो उतने नहीं चमकेंगे। चलिए चमका के दिखाती हूँ आपको। इसमें हमें इस राख के अलावा अपने जो लिक्विड डिश वॉश हम यूज़ करते हैं उसको भी थोड़ा सा डालना है। और मैं राख के अंदर पानी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरी राख जो है अभी गर्म है, क्योंकि मैंने अभी ही ये 2 उपले जलाए थे। इसके अंदर बस थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉश डालना है और उसको इसी से हमें अच्छे से इसको रगड़ करके साफ़ करना है। बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप डेली बेसिस पर इस तरीके से बर्तनों को क्लीन करते हैं। अब आप ये खुद देखिए कितने ज़्यादा साफ़ और कितने ज़्यादा चमक गए हैं ये पीतल के बर्तन। और हमने बिल्कुल नेचुरल तरीके से किए हैं। कम से कम 100 साल पुरानी टेक्निक यूज़ की है जो हमारी दादी, नानी, मम्मी वगैरह यूज़ करती थी। और इस तरीके से देखिए सारे बर्तन, ये पीछे नहीं साफ़ किया है, डिफरेंस आपको साफ पता चल जाएगा। ये उरली आप देखिए पहले कैसी थी और अभी कैसी हो गई है, कितनी चमक गई है ना, बिल्कुल नेचुरल तरीके। यहाँ पीछे नहीं रगड़ा मैंने बॉटम पे, बाकी यहाँ मैंने साफ़ किया था तो ये साफ़ हो गई है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, भर भर के अपना प्यार बरसाइएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।